नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं जहां भारत ने एक लंबे, खूनी और दर्दनाक अध्याय को पीछे छोड़ दिया है। वह अध्याय जिसने बरसों बरस तक हमारे जवानों का खून बहाया, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को डर और बंदूक के साए में रखा और विकास की रफ्तार को रोकने की कोशिश की, वह आज समाप्त हो चुका है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नक्सलवाद की। वो नक्सलवाद जिसने खुद को क्रांति का नाम दिया, लेकिन असल में वो हिंसा, भय और विनाश का पर्याय बन गया। वो नक्सलवाद जिसने किताब की जगह बंदूक उठाई, संवाद की जगह गोलियां चलाई और विकास की जगह विनाश का रास्ता चुना। लेकिन आज खुद ये खूनी विचार अब विनाश की बात हो गया है। नक्सलवाद खत्म हो गया है, लेकिन ये ठहरने, रुकने और थमने का समय नहीं है, क्योंकि आज भी हमारे शहरों में इसी जंगली नक्सलवाद को हवा खाद पानी देने वाले अर्बन नक्सली जिंदा हैं। इसलिए आज हम आपको अर्बन नक्सलियों का पूरा सच बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि आजादी के बाद कैसे सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत ने इस खूनी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत की थी, जिसका अंत आज गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुआ है। तो बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो भारत के आंतरिक सुरक्षा के इतिहास में 31 मार्च 2026 की तारीख सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर दी गई है, क्योंकि सालों से देश के एक बड़े हिस्से को अपनी गिरफ्त में लेने वाला लाल आतंक अब लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। साल 2013 तक देश के 182 जिले नक्सलवाद की चपेट में थे, जब सिमटकर सिर्फ छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा के कुछ हिस्सों तक ही रह गए, वो भी नाम मात्र के लिए अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि गृह मंत्री अमित शाह के कड़े संकल्प और मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने नामुमकिन लगने वाले इस लक्ष्य को हकीकत में बदल दिया है। एक दशक के भीतर नक्सली हिंसा और उनके प्रभाव क्षेत्र में 99% की ऐतिहासिक कमी दर्ज की गई है, जो भारत की आंतरिक शांति के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जीत है। नक्सलवाद के खात्मे की यह कहानी गृह मंत्री अमित शाह के उस अटूट भरोसे से शुरू हुई जो उन्होंने सुरक्षा बलों और सरकारी तंत्र पर जताया था। 9 फरवरी 2025 को रायपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने देश को एक स्पष्ट अल्टीमेटम दिया था कि 31 मार्च 2026 तक भारत की धरती से नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया कर दिया जाएगा, और आज ये संकल्प पूरा हो गया है। तो नक्सल मुक्त भारत एक लक्ष्य, एक संकल्प और एक डेडलाइन। 31 मार्च 2026 इस डेडलाइन के खत्म होने से ठीक एक दिन पहले संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि देश नक्सल मुक्त हो गया है, और ऐसा कहने में अब कोई संकोच नहीं है। आइए सुनते हैं गृह मंत्री ने क्या कहा। हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं, ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नक्सली हिंसा करने वालों के दिन अब लद गए हैं, क्योंकि ये डरने वाली नहीं बल्कि सबके साथ न्याय करने वाली सरकार है, मोदी सरकार है। जाहिर सी बात है, नक्सल मुक्त भारत मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। आइए अब आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि कैसे आज नक्सल मुक्त भारत का सपना एक हकीकत में बदल गया है। तो ध्यान से देखिए, देश भर में नक्सलवाद प्रभावित जिले जो 2014 की तुलना में 126 से घटकर अब मात्र 2 रह गए हैं। नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या जो 35 थी, वो घटकर अब 0 हो गई है। 2024 से 2026 के दौरान पिछले 2 साल में नक्सल विरोधी अभियानों की सफलता ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इन अभियानों में सुरक्षा बलों ने 706 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया, 2218 नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 4839 नक्सलियों को हिंसा का रास्ता छोड़कर सरेंडर करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। नक्सलियों के हाई कमान में यानी सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो में 2024 की तुलना में कुल 21 मेंबर थे,
2024 की शुरुआत में 21 मेंबर थे जो इनका केंद्रीय नेतृत्व, एक तरह से हाईकमान है। इनमें से एक पकड़ा गया है, 7 ने सरेंडर कर दिया है और 12 मारे गए, एक फरार है, उसके साथ भी वार्ता चल रही है। मतलब नक्सलियों के 21 के 21 सेंट्रल कमेटी मेंबर और पोलित ब्यूरो मेंबर अब समाप्त हो चुके हैं। अगर टॉप कमांडर्स की बात करें तो बसवराजू, हिडमा, गुजरल्ला रवि, कदारी सत्यनारायण रेड्डी और गणेश उइके समेत सभी कुख्यात नक्सली मारे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, बीते एक दशक में सुरक्षा बलों की कोशिशों से नक्सली हिंसा में जबरदस्त कमी आई है। तुलनात्मक रूप से देखें तो वर्ष 2014 से 2024 के बीच नक्सली हिंसा की घटनाओं में 53% और मुठभेड़ में मरने वाले सुरक्षाकर्मियों की संख्या में 73% की कमी आई, जबकि नक्सली हिंसा में मरने वाले आम नागरिकों की मौतें भी करीब 70% कम हुई हैं। तो ये आंकड़े अपने आप में गवाही दे रहे हैं कि नक्सल मुक्त भारत मोदी सरकार की सबसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कामयाबी है। साथ ही इसका श्रेय सुरक्षा बलों के जवानों, स्थानीय जनजाति समुदाय को भी जाता है। आप भी सुनिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कहा। आज 31 मार्च का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। एक तो नक्सलवाद समाप्त हो रहा है छत्तीसगढ़ से। ये नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा था, बाधक था, और माननीय गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया था कि 31 मार्च 2026 तक इसको समाप्त करना है, और उनका संकल्प पूरा हुआ है। अब बस्तर क्षेत्र बहुत तेजी से विकास करेगा, जो 40 वर्षों तक विकास से अछूता था। तो मोदी सरकार ने अपने संकल्प को पूरा किया है और जंगलों से नक्सलियों को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया है। लेकिन फिर भी लाल आतंक के खिलाफ इस युद्ध को अभी रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि जंगल भले ही नक्सल मुक्त हो चुके हैं, लेकिन शहरों में अब भी अर्बन नक्सली पूरी तरह से एक्टिव है। ये वो अर्बन नक्सली हैं जो मानवाधिकार के नाम पर अपने जंगली नक्सलियों की हिंसा, अराजकता, नृशंसता और खूनी खेल को छुपाने के लिए ढाल बनकर खड़े होते रहे। ये कल भी नहीं रुके थे और आज भी नहीं रुकेंगे। यही वजह है कि कल नक्सलवाद पर चर्चा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने न केवल इन अर्बन नक्सलियों को बेनकाब किया, बल्कि इशारों ही इशारों में ये बता दिया कि बहुत दिन तक इनका ये एजेंडा चलने वाला नहीं है। पहले सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे इंसानियत के दुश्मन इन अर्बन नक्सलियों का पूरा सच। सभी आर्टिकल हथियार उठाकर घूमने वाले माओवादियों के साथ चर्चा करो। वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उनको मारना नहीं चाहिए, इनके प्रति सिंपैथी होनी चाहिए, सरकार विकास जल्दी करे, इस प्रकार के। आपकी मानवता संविधान तोड़कर हथियार लेकर घूमने वालों के लिए ही है। इनके हथियारों से जो नागरिक मारे जा रहे हैं, इनके लिए आपकी मानवता नहीं है। मान्यवर, वो हाथ में हथियार लेना नहीं चाहते, गरीबों के हाथ में हथियार दिलाकर अपनी विचारधारा को, अपनी आइडियोलॉजी को पनपाना चाहते हैं, मगर उनके भी दिन लग गए हैं। दरअसल नक्सलवाद की समस्या की असली जड़ जंगल में नहीं, बल्कि आपके और हमारे शहरों के अंदर है, जहां बैठकर ये अर्बन नक्सली दुनिया की इस सबसे खूनी विचारधारा को खाद और पानी देते हैं। ऐसे में इन अर्बन नक्सलियों का पूरा सच जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि अर्बन नक्सल होता क्या है। तो आपने चीन के तानाशाह माओ त्से तुंग का नाम तो सुना ही होगा। माओ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था और उसने चीन से गरीबी हटाने के नाम पर चीन के लाखों करोड़ों गरीबों को ही मौत दे दी थी। इसी कॉमरेड माओ त्से तुंग की और उसकी वामपंथी विचारधारा को नक्सली हमारे देश पर बंदूक के जरिए थोपना चाहते हैं। हमारे देश के सभी नक्सली संगठन इसी कम्युनिस्ट माओ त्से तुंग को अपना आदर्श मानते हैं। दरअसल हमारे देश के नक्सली माओ के उस विचार को अपना सबसे बड़ा एजेंडा मानते हैं, जिसमें माओ ने यह कहा था, ध्यान से सुनिएगा माओ ने क्या कहा था। माओ ने कहा था कि क्रांति का अंतिम उद्देश्य शहरों पर कब्जा करना है, क्योंकि शहर ही दुश्मन के मुख्य ठिकाने होते हैं। लेकिन यह उद्देश्य शहरों के अंदर पर्याप्त काम किए बिना हासिल नहीं किया जा सकता है। यानी माओ ने कहा था कि जंगल में क्रांति तभी कामयाब होगी जब शहरों पर कब्जा होगा,
और शहरों पर कब्जा कैसे होगा? इसके लिए वहां काम करना होगा। काम करना होगा मतलब अपना कैडर तैयार करना होगा। और यह कैडर क्या है? यह कैडर है अर्बन नक्सली। दरअसल जंगल में रहकर लड़ाई करने वाले नक्सली सिर्फ हाथी के दांत हैं। असली दांत तो शहरों में रहने वाले ये अर्बन नक्सली हैं। ये अर्बन नक्सली किसी भी रूप में हो सकते हैं, किसी प्रोफेसर के रूप में, किसी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, कभी किसी एनजीओ के रूप में, तो कभी किसी आंदोलन जीवी के रूप में, और यहां तक कि पत्रकार के रूप में भी अर्बन नक्सली पाए जाते हैं। इन अर्बन नक्सलियों की एक ही कोशिश होती है कि नक्सलियों के विरुद्ध होने वाली हर लड़ाई को कमजोर कर दिया जाए, और इसके लिए ये लोग सुरक्षा बलों और सरकार को बदनाम कर उन्हें दबाव में रखने की कोशिश करते हैं। इन अर्बन नक्सलियों द्वारा बनाया गया डीप स्टेट का इकोसिस्टम इतना गहरा है कि कभी ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं तो कभी कोई और हथकंडा अपनाकर नक्सलियों को क्रांतिकारी सिद्ध करने में लगे रहते हैं। हिडमा वाला किस्सा आपको याद होगा। आइए समझते हैं इन अर्बन नक्सलियों का ब्लूप्रिंट आखिर है क्या। तो अर्बन नक्सली शहर में ऐसे लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं जिनका झुकाव वामपंथ की तरफ होता है। ये इन्हें ऐसे मंच उपलब्ध करवाते हैं ताकि ये अपने अंदर के आक्रोश का खुलकर प्रदर्शन कर सकें। ऐसे ही लोगों के जरिए शहरों में नक्सलवाद के समर्थन में माहौल तैयार किया जाता है। इन लोगों की नजर मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, सरकारी कर्मचारी, छात्रों, बुद्धिजीवियों, महिलाओं, दलितों और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर लगी रहती है। ये समाज का ऐसा हिस्सा है जिनके भीतर असंतोष और दरार आसानी से पैदा की जा सकती है, इसलिए बहुत आसान निशाने पर होते हैं लोग। और अर्बन नक्सली ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार के नाम पर आए दिन नक्सलियों को लगाम कसने वाले सुरक्षा कर्मियों को परेशान करते हैं, उन पर झूठे मुकदमे डालते हैं। आरोपों के मुताबिक अर्बन नक्सलियों के पास एक बहुत बड़ा फंड है जिसके दम पर वो कोर्ट में अपने साथियों को बचाने के लिए बड़े बड़े वकील, जी हां, बड़े बड़े वकीलों की सेना तैयार कर देते हैं। दरअसल अर्बन नक्सल की समस्या आज की नहीं है। भारत की आजादी के तत्काल बाद से ही कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथ की विचारधारा ने देश के खिलाफ हथियार बंद युद्ध छेड़ दिया था। दरअसल आजादी के 6 महीने बाद मार्च 1948 में कोलकाता में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई का एक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में कट्टर वामपंथी नेता बीटी रणदिवे पार्टी के महासचिव चुने गए यानी मुखिया चुने गए। इस अधिवेशन में उन्होंने और बाकी वामपंथी नेताओं ने भारत की मिली आजादी को झूठा करार दे दिया, यानी उन्होंने ये कहा कि आजादी झूठी है, और इस तरह कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत सरकार के खिलाफ हथियार बंद युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया। सोचिए, आज जो कम्युनिस्ट, कॉमरेड, वामपंथी विचारक बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, धर्मनिरपेक्षता पर ज्ञान छाड़ते हैं, वो कभी ये नहीं बताते कि उनकी इस विचारधारा ने आजादी के बाद भारत के खिलाफ हथियारों के साथ युद्ध छेड़ दिया था। खैर, भारत के खिलाफ अपने इस युद्ध को कामयाब बनाने के लिए इन्होंने अपना गढ़ बनाया तेलंगाना को, क्योंकि उस समय तक तेलंगाना में वामपंथी संगठन पहले से ही हथियारबंद आंदोलन चला रहे थे। तब तेलंगाना हैदराबाद रियासत का हिस्सा होता था। वैसे देखा जाए तो पहले इन हथियारबंद वामपंथियों की लड़ाई हैदराबाद के निजाम से थी, लेकिन जब सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत ने हैदराबाद के नवाब और उसके रजाकारों की सेना पर नकेल कसी तो इन वामपंथियों ने पलटी मार दी और हैदराबाद के नवाब और उसकी रजाकारों की सेना से हाथ मिला लिया। तो हैदराबाद के विलय के दौरान वामपंथियों ने देश के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची थी, इसका जिक्र मिलता है जाने माने लेखक गैंडी ओवरस्ट्रीट और मार्शल विंडमिलर की लिखी किताब, मशहूर किताब कम्युनिज्म इन इंडिया में 1959 में छपी इस किताब के पेज नंबर 292 पर जो लिखा है उसे आप बहुत ध्यान से सुनिए, इससे पूरा मामला साफ हो जाएगा। इस किताब में लिखा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने तय किया कि अब उसकी लड़ाई भारत सरकार के खिलाफ है। उन्होंने हैदराबाद के विलय का विरोध करते हुए निजाम को भारत सरकार से बचाने का फैसला किया। बदले में निजाम ने कम्युनिस्ट पार्टी पर 1943 से लगे प्रतिबंध को हटा दिया। सितंबर 1948 में जब भारतीय सेना ने हैदराबाद में प्रवेश किया तो कम्युनिस्टों ने आजाद हैदराबाद का नारा देते हुए किसानों से अपील की कि वो फासिस्ट भारतीय सेना का मुकाबला करें। भारतीय सेना का मुकाबला करने के लिए कम्युनिस्ट गुरिल्लाओं ने निजाम की मुस्लिम रजाकार सेना से भी हाथ मिला लिया, लेकिन कम्युनिस्टों की यह साजिश नाकाम हो गई।
13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में दाखिल हुई और महज 4 दिन के अंदर निजाम और उसके मुस्लिम रजाकारों की सेना ने सरेंडर कर दिया। इस तरह हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। लेकिन तब भी इन चालाक धूर्त कम्युनिस्टों ने, यानी वामपंथियों की हरकतें जो थीं वो बंद नहीं हुई। ये गद्दार कम्युनिस्ट जंगलों में जाकर छुप गए और वहीं से भारतीय सेना के खिलाफ अगले 3 साल तक खूनी युद्ध लड़ते रहे। हैदराबाद के विलय के समय तक कम्युनिस्टों ने तेलंगाना के 3000 गांवों पर कब्जा कर लिया था। ये खूनी कॉमरेड भारतीय सेना से हैदराबाद रियासत के जंगलों में युद्ध लड़ रहे थे। तब इन देशद्रोही हथियारबंद वामपंथियों का सर कुचलने के लिए सामने आए लौह पुरुष सरदार पटेल। दरअसल आज के वामपंथी ये चीख चीख कर, पानी पी पी कर ये बताते हैं कि सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन ये धूर्त लोग कभी ये नहीं बताते कि किस तरह से सरदार पटेल ने वामपंथियों को, कम्युनिस्टों को ठिकाने लगाया था, वो भी बंदूक की नोक पर गोली की दम से। तो हैदराबाद के विलय के करीब 15 दिन बाद यानी 2 अक्टूबर 1948 को सरदार पटेल ने एक विदेशी पत्रकार स्टीव डेविड को इंटरव्यू दिया। यह इंटरव्यू सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल की लिखी किताब इन ट्यून विथ मिलियंस में प्रकाशित हुआ है। इस इंटरव्यू में वामपंथियों के खिलाफ अपने इरादे जताते हुए सरदार पटेल ने कहा था कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कम्युनिस्टों ने अंग्रेज सरकार का समर्थन किया था और उन्हें मदद दी थी, जिसके बदले में वामपंथियों को अंग्रेज सरकार से शक्ति प्राप्त हुई। लेकिन 1945 में जब हम कांग्रेस के नेता जेल से छूटे तो कम्युनिस्टों को धक्का लगा। मुझे भारत में कम्युनिस्टों का कोई भविष्य नहीं दिखता, क्योंकि उन्होंने भारत की आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया। इसलिए जनता की भावनाएं उनके खिलाफ हैं। सरदार पटेल ने आगे कहा कि जहां तक हैदराबाद की बात है तो वहां के निजाम की रजाकार सेना ने कम्युनिस्टों को हथियार दिए हैं, लेकिन वो हमारे सामने लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। वो अगर किसानों और मजदूरों को हिंसा की तरफ मोड़ेंगे तो हम उनसे कड़ाई से निपटेंगे। कम्युनिस्टों का उद्देश्य अराजकता फैलाना है। तो इतनी बड़ी बात सरदार पटेल ने 2 अक्टूबर 1948 को कही थी, लेकिन एक भी वामपंथी चिंतक, एक भी वामपंथी विचारक, एक भी कॉमरेड सरदार पटेल की इस बात को नहीं बताता। तो पटेल की कही ये बात कितनी सटीक बैठ रही थी। नक्सलवाद के नाम पर आज हथियारबंद वामपंथी वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने तब हैदराबाद रियासत में किया था। आज जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलियों का खात्मा किया गया, तब उसी तरह सरदार पटेल के नेतृत्व में हैदराबाद में सैकड़ों गद्दार वामपंथी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। उस समय पटेल ने हैदराबाद ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, त्रावणकोर समेत देश के कई हिस्सों में कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया था। ध्यान दीजिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगवा दिया था सरदार पटेल ने। और इसी बीच 20 फरवरी 1949 को सीधे हैदराबाद में जाकर सरदार पटेल ने वामपंथियों को सुधरने या फिर अंजाम भुगतने की चुनौती दी। उन्होंने उस दिन फतेह मैदान में जो भाषण दिया था उसे उनके पर्सनल सेक्रेटरी रहे ICS अधिकारी वी शंकर ने अपनी मशहूर किताब माय रेमिनिसेंसेस विद सरदार पटेल में दर्ज किया है। इस किताब के पेज नंबर 132 के मुताबिक सरदार पटेल ने उस दिन कहा था कि किसी एक पार्टी की वजह से आज अगर हैदराबाद पूरी दुनिया में बदनाम है तो वो है कम्युनिस्ट पार्टी। ये लोग कुछ और नहीं बल्कि हत्यारे और डकैत हैं। महिलाओं, बच्चों और गांव वालों को गोली से मार देना या फिर बेदर्दी से उनके टुकड़े कर देना वामपंथ नहीं है। मैं कम्युनिस्टों से कह देना चाहता हूं कि इन क्रूर हरकतों में शामिल लोगों को मैं उखाड़ फेंकूंगा। हैदराबाद में कम्युनिस्ट लोग सिर्फ उत्पात करने के लिए आए हैं क्योंकि इससे उन्हें काफी पैसा मिलता है। मैं उनसे कहता हूं कि हैदराबाद छोड़ दो, मैं यहां एक भी कम्युनिस्ट को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि हथियारबंद वामपंथियों के खिलाफ लौह पुरुष की मुहिम का किस तरह से हुआ था असर। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ,
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कभी कभी करदाता से छोटी सी गलती हो जाती है, लेकिन हमारी कर व्यवस्था हर नागरिक को उसे सुधारने का एक और अवसर देती है। इसी सोच के साथ आयकर विभाग लाया है अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITRU। आयकर विभाग को विभिन्न स्रोतों जैसे कि बैंक्स, SROs, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इत्यादि से करदाताओं के वित्तीय लेन देन की जानकारी मिलती रहती है। ये जानकारी करदाताओं के एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS में दिखाई जाती है। करदाता अपने फाइलिंग अकाउंट में इसको देख सकते हैं। अब आप अपनी छूटी हुई आय जोड़ सकते हैं, गलतियां सुधार सकते हैं और वो भी निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 4 साल यानी 48 महीनों तक। जितनी जल्दी फाइल करेंगे उतना कम होगा अतिरिक्त टैक्स। अब तक लगभग 50 लाख करदाता इस सुविधा का लाभ ले चुके हैं। तो आज ही सही कदम उठाइए। अधिक जानकारी और इनकम टैक्स भुगतान के लिए आज ही जाएं www.incometax.gov.in। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। UPI कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया। सिप सिप जीरा सिप MDS का जलजीरा जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप MDS का जलजीरा जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। तो सरदार पटेल ने कम्युनिस्टों पर जो डंडा चलाया था उसका जल्द ही असर देखने को मिला। करीब करीब देश के हर राज्य में कम्युनिस्टों के दफ्तर पर छापे मारे गए। सरदार पटेल के डर से सारे बड़े और छोटे वामपंथी नेता फरार हो गए और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI की इतनी खराब हालत हो गई कि देश भर में उसके केवल 25,000 ही सक्रिय सदस्य रह गए थे। वामपंथियों के दिलों में सरदार पटेल का कितना खौफ रहा होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कम्युनिस्टों के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 7 लाख से गिरकर घटकर 1 लाख पर पहुंच गई थी। आखिरकार सरदार पटेल के डंडे ने जो काम किया और 1950-51 तक आते आते कम्युनिस्टों ने तेलंगाना में हथियार डालकर आंदोलन वापस ले लिया और अब यही इतिहास 2026 में गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में दोहराया गया है और नक्सलियों का भारत से सफाया कर दिया गया है। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि इराक के स्फान में अमेरिकी बंकर बस्टर बम ने कैसे मचाया तबाही का आलम। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। UPI कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो
मैं मूर्ख नहीं हूं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष दिन पर दिन भीषण होता जा रहा है। अमेरिका ने ईरान के प्रमुख शहर इस्फहान में बड़े हथियार गोदाम पर हमला किया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 2000 पाउंड यानी लगभग 907 किलोग्राम के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। इस हमले के बाद पूरे इलाके में जबरदस्त धमाकों की गूंज सुनाई दी और इलाके में आग के बड़े गुबार उठते हुए दिखाई दिए। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पूरा सच के